नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 9वीं गणित का ब्रज कोर्स वाला जो टॉपिक है उसको सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से टोटल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 8 है, 2, 3 व 4 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 0 है। अर्थात 1 अंक वाले प्रश्न 8 आएंगे और 2, 3 व 4 अंक वाले प्रश्न एक भी नहीं आएंगे। मतलब एक एक अंक के 8 प्रश्न इस टॉपिक मतलब ब्रज कोर्स से आएंगे। तो चलिए अब ब्रज कोर्स के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ब्रज कोर्स के प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य होगा। इसमें हमें 6 किलो का मूल्य बताना है। तो 1 दर्जन केलों का मूल्य जब 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य 30 रुपये होगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो इधर 12 केले कह सकते हैं आप, 12 केले। और 12 में यदि आप 1 का गुणा कर दें तो कोई अंतर होने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 12 ही रहेगा एज इट इज। यदि 1 का गुणा कर दें तो 12 किलो का मूल्य कितना बताया गया है, 60 रुपये बताया गया है। 12 केले अर्थात 1 दर्जन केले। अब यहाँ से यदि 12 इस संख्या को उस तरफ ले जाएं बराबर के, तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ से आप 1 केले का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 केले का मूल्य हो जाएगा 60/12। अब यहाँ पर आपको 1 केले का मूल्य 60/12 पता चल गया है। हमको 6 किलो का मूल्य ज्ञात करना था तो यहाँ इसमें 6 का गुणा कर देंगे। यदि हमको 8 किलो का मूल्य पता करना होता तो इसमें 8 का गुणा कर देते, क्योंकि 1 केले का मूल्य 60/12 हमें पता चल चुका है। तो यहाँ पर 12 से इस 60 को कैंसिल करेंगे तो 12 पंचे 60। अब यहाँ पर 5 का 6 में जब गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। तो इस तरह से आप 6 किलो का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 30 रुपये है। यहाँ पर आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया था 12 किलो का मूल्य 60 रुपये, अर्थात 1 दर्जन किलो का मूल्य 60 रुपये दिया गया था। तो यहाँ पर हमें 6 किलो का मूल्य पता करना है, तो यहाँ पर 12 का आधा करना पड़ेगा 6। तो यहाँ 12 का आधा किया 6, तो यहाँ पर 60 का आधा भी कर देंगे तो 60 का आधा हो जाएगा 30। तो इस तरह से 6 किलो का मूल्य 30 रुपये पता चल जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे पार्ट में एक आकृति दी हुई है, जिसमें एक वृत्ताकार आकृति है और उस आकृति के 4 भाग किए गए हैं, जिसमें से एक भाग भरा गया है, मतलब छायांकित भाग है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। इसमें हमें इस आकृति का जो छायांकित भाग है उसे भिन्न के रूप में बताना है, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1/4। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे यह आकृति दी हुई है, इसमें से 4 भागों में से एक भाग भरा हुआ है, 4 भागों में से एक भाग। तो यहाँ पर जब भिन्न लिखते हैं किसी भी छायांकित या फिर अछायांकित आकृति का, तो जिसका भी भिन्न लिखना है पहले हमें उस आकृति के सभी भागों को गिन लेना है, कितने भाग हैं। तो इस आकृति में 1, 2, 3 व 4 बराबर भाग हैं। तो हमें जब भिन्न लिखना है इसकी, तो बटे में सबसे पहले 4 लिख देना है, क्योंकि इस आकृति के 4 बराबर भाग किए गए हैं। इसके बाद यदि हमें छायांकित भाग की भिन्न लिखना है तो फिर हम छायांकित भागों को गिनेंगे। तो यहाँ पर छायांकित भाग 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इस तरह से छायांकित भाग की भिन्न 1/4 हो जाएगी। लेकिन यदि अछायांकित भाग की बात करें तो अछायांकित भाग की भिन्न हो जाएगी, यहाँ पर टोटल 4 भाग हैं बराबर बराबर, लेकिन अछायांकित भाग यहाँ पर 3 हैं, 1, 2 व 3। यह 3 भाग अछायांकित हैं, तो यहाँ पर 3/4 यह जो भिन्न होगी यह अछायांकित भाग की भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर यह वाला ऑप्शन हमारे 1/4 छायांकित भाग की भिन्न करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 1 का जो तीसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है 10 × 9 = 15 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, अर्थात इस तरफ भी संख्या और इस तरफ भी जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें इसके बाएं पक्ष को, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। 10 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 9 धाम 90 हो जाएगा। इस बगल यदि हम देखें तो यहाँ पर 15 × क्वेश्चन मार्क है, मतलब 15 के साथ में कोई
संख्या होगी 80 जिसका गुणनफल 90 होगा। तो यहाँ पर हम इसको ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन जो पहला दिया गया है आ नंबर, इसमें 6 दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम 15 में 6 का गुणा करें तो 15 छक्का 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यदि हम 5 रखते तो 15 पन्ना 75 होता, जो कि 90 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ नंबर ही है। इसका सही आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 15 छक्का 90 आ जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें कोई संख्या पता ना हो। जैसे यह छोटी संख्या है तो इसको तो हमने पता कर लिया, लेकिन यदि कोई संख्या पता ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या अज्ञात संख्या है उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर 15 गुणा x यहाँ पर लिख सकते हैं। अब x का मान प्राप्त करना है तो यहाँ पर 15 इसके साथ गुणा में है, तो यह 15 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगी यह संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 बटे में हो जाएगा 15, और इस तरफ x मतलब यह अज्ञात संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 15 का भाग जब यहाँ 90 में दिया जाएगा तो 15 छक्का 90, यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें x बराबर 6 संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमें पता नहीं थी। स्टूडेंट, अब इसका चौथा पार्ट है। इसमें कहा गया है 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। इसमें हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो हमें गुणनफल के लिए चाहे दशमलव वाली संख्या हो या फिर बिना दशमलव वाली संख्या हो, उसको हमें एक ही विधि से सॉल्व करना होता है। जब हमें दशमलव वाली संख्या का गुणा करना होता है तो उस स्थिति में हमें दशमलव को भूल जाना होता है। समझ लीजिए यहाँ पर दशमलव है ही नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह 0.3 ना होकर यह केवल 3 है, और यहाँ पर 0.8 ना होकर यह केवल 8 है। तो यहाँ पर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 24। तो यहाँ पर स्टूडेंट 8 और 3 का गुणनफल 24 आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर दशमलव में यह संख्या दी हुई थी, जो कि यहाँ पर दशमलव में संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम इन संख्याओं के पीछे से देखेंगे कि यह दशमलव कितने अंक के बाद है। तो यहाँ पर पीछे से 1 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा हुआ है, और 1 अंक के बाद इसमें पीछे से दशमलव लगा हुआ है। तो टोटल पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है इन यदि दोनों संख्या को देखा जाए। तो यहाँ पर गुणनफल में भी हमें पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 1 2, यहाँ पर 2 अंक के बाद इस तरफ की ओर हमको दशमलव लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है दशमलव के इस तरफ, तो 0 लिखने से कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर 0.24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब नंबर में दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है सही जोड़ी मिलाइए। इसका पहला पार्ट दिया हुआ है 0.45 प्लस 0.25। तो इसको हमें सॉल्व करके इसमें जो इससे मैच करती है जोड़ी उसको मिलान कर देंगे। तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0.45, यह एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद जब दशमलव वाली संख्या को जोड़ना होता है तो जो अगली दशमलव वाली संख्या है उसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बाकी अंक एज इट इज जहाँ के तहाँ लिखना। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे यहाँ इसके नीचे, और इसके बाद दशमलव के बाद दिया हुआ है 25, तो 25 इसको एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर 0 का 0। तो यह संख्या हमने एज इट इज यहाँ पर उतार ली, दशमलव के नीचे दशमलव ही आ गया। इसके बाद इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ तो 5 दूनी 10 का 0, और यहाँ पर 4 2 6, और 1 इसका हासिल आ जाएगा क्योंकि 10 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 1 7। इसके बाद यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पर इसका जोड़ी मैच कर जाएगा 0.70 से। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.70। इसके बाद जो अगला सवाल है दूसरे नंबर का, तो यहाँ पर दूसरे नंबर वाले सवाल में कहा गया है -306/9। तो यहाँ पर हमें 306 में जो माइनस वाली संख्या है इसमें 9 का भाग देना है, और इसका सही आंसर से मैच करना है। तो यहाँ पर इस 9 का भाग देंगे इसमें, तो 3 में तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 अंकों को ले लेंगे। 2 अंकों को लेने पर यह संख्या 30 बन जाएगी। अब इसके बाद इस 30 में हम 9 का भाग आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब 9 का भाग 30 में देंगे तो 9 का पहाड़ हमको
3 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 × 27, तो यहाँ पर 3 बार में 27 तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर 30 था तो 27 जब इसमें माइनस होगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 है संख्या। तो 30 में जब 27 माइनस किया तो 3 बच गया, तो 3 इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगी संख्या 36। तो यहाँ पर 9 चौको 36, 4 बार में 36 तक पूरा चली जाएंगी। तो इस तरह से यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी 34 बार में। लेकिन यह संख्या माइनस की थी तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह एजिटेज आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा -34 से। तो यहाँ पर लिख देंगे -34। इसके बाद यहाँ पर जो अगली जोड़ी दी हुई है उसमें दिया गया है -4 गुणा -2.5। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको मैच कराते हैं किस नंबर की जोड़ी से मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 गुणा लिखेंगे -2.5। तो यहाँ पर इसका गुणा करना है, तो दशमलव वाली संख्या का गुणा करने के लिए दशमलव पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। इसको 25 मान लेते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर 25 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर दशमलव था, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसके पूरे के जो आंसर आया है उसके पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इधर दशमलव आ जाएगा। हमें दशमलव पीछे से देखना है कि पीछे से कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर पीछे से एक ही अंक के बाद दशमलव लगा था, तो हमने यहाँ पर पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगी संख्या 10.0। तो 10.0 का मतलब क्या है? 10, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसकी जोड़ी कर जाएगी मैच 10 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। तो चलिए अब चौथे नंबर पर आ जाते हैं। चौथे नंबर में दिया गया है -3.5 प्लस 2.5। तो यहाँ पर इस संख्या -3.5 में इसको जोड़ना है, तो प्लस का 2.5 है, तो हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया और बाकी संख्याएं एज इट इज लिख ली। तो इसको हमको जोड़ना है, तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस वाली संख्या क्या है? बड़ी है, और प्लस वाली संख्या छोटी है। तो एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं। घटाना हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 3.5 और यहाँ पर छोटी संख्या 2.5। तो इस 3.5 में 2.5 को घटा देंगे। हमको चिन्ह पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, इसके आंसर में बाद में चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 में से 5 माइनस होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर 1.0 आ गया। लेकिन यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी थी और हमने माइनस वाली में ही इस प्लस वाली संख्या को जोड़ा है, मतलब घटाया है। तो हम यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का। जब घटाते हैं उस समय हमें बाद में यह ध्यान देना होता है कि माइनस वाली संख्या बड़ी है या फिर प्लस वाली संख्या बड़ी। जिस चिन्ह वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आंसर में आएगा। तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी थी, इसलिए यहाँ इसके आंसर में माइनस का चिन्ह आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? -1.0। तो दशमलव के बाद 0 है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। यदि आपकी यह जोड़ी मैच नहीं करती है तो आप उसको छोड़ दें, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर -1 ही रहेगा। वहाँ पर यदि आपके जोड़ियों में मिसप्रिंट दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो वह जोड़ी गलत है, इसका करेक्ट आंसर -1 होगा। लेकिन यदि यहाँ पर यह संख्या प्लस की होती और यह वाली संख्या माइनस की होती तो उस स्थिति में आपका आंसर प्लस का 1 आता। तो स्टूडेंट चलिए अब इसके 5वें नंबर के पार्ट पर आते हैं। 5वें नंबर में दिया हुआ है 4/5। तो 4/5 का मतलब क्या होता है कि हमें नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना होता है। तो 4/5 का मतलब 4 में 5 का भाग देना है। तो यहाँ पर 4 में जब हम 5 का भाग देंगे तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो हम आपको समझाने के लिए इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे? 5 का भाग 4 में देंगे, तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 4 से अधिक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस स्थिति में 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो 0 बार पढ़ने पर यहाँ पर 0 ही रहेगा, क्योंकि 5 शून्यम 0 आएगा। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा शेषफल। अब यहाँ पर संख्याएं उतारने के लिए एक भी नहीं बची हैं, तो इधर कोई संख्या नहीं आएगी। तो जब इधर कोई संख्या नहीं बची हो और यहाँ पर शेषफल आ चुका हो, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगाकर और यहाँ पर 0 रख सकते हैं।
जैसे ही दशमलव लगाया यहाँ कितने भी जीरो रखते जाएं अलग अलग स्टेप में, लेकिन एक बार में एक ही जीरो हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 से अधिक ना हो तो 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 8 बार में 40 तक हम पूरा पहुँच जाते हैं। और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा शेषफल। अब यह भाग हमारा पूर्ण हो चुका है क्योंकि शेषफल शून्य गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0.8। तो इस 5वें नंबर की जोड़ी मैच कर जाएगी 0.8 से। स्टूडेंट चलिए अब इसके 6वें नंबर पर आते हैं, यह जोड़ियों का लास्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज उतार लेंगे दशमलव को हटाकर। तो यहाँ पर जब दशमलव को हटाकर एज इट इज उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। यह संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5। अब हमें जब बटे में जीरो वाली संख्या हो, 1 लिखा हो और इसके बाद कितना हो, 0 लिखा हो। जैसे यहाँ पर 1 लिखने के बाद 1 जीरो या फिर 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, लेकिन यहाँ पर शुरू में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 भी है और बाद में क्या है, 0 है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 0 हटाकर दशमलव लगा देंगे। जितने जीरो नीचे दिए हुए हैं उतने ही अंक के बाद हम दशमलव इस तरह से आगे की ओर लगाएंगे, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव पहले से लगा हुआ था, लेकिन यह दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, अब इसके 1 अंक बाद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटे में 1 जीरो था, 10 था। यदि 100 होता तो यह दशमलव 2 अंक जंप कर जाता इस तरह से, लेकिन यह दशमलव कितने अंक को जंप करेगा, 1 अंक को जंप करेगा, क्योंकि बटे में 10 था, मतलब 1 जीरो वाली संख्या थी। तो यह दशमलव यहाँ था 5 के बगल में, अब ये दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यह कितनी हो जाएगी संख्या, 0.05। तो यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं। तो यह कितनी हो जाएगी संख्या, 0.05। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर इसकी जोड़ी मैच कर जाएगी 0.05। तो चलिए स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर दीजिए। स्टूडेंट प्रश्न 3 का जो पहला पार्ट है इसमें कहा गया है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमें बताना है 1312 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि संख्या 1400 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हम मान लेते हैं 1312 में x को जोड़ने पर यह संख्या 1400 जो दी हुई है यह प्राप्त होती है। तो यहाँ पर x जोड़ने पर 1400 यह प्राप्त होती है, हमने मान लिया है। यहाँ से यह संख्या x के साथ प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो इधर बचेगा x बराबर 1400 और माइनस में हो जाएगा यह 1312, क्योंकि इधर प्लस में है यह संख्या। तो यहाँ पर 1400 में 1312 को जब माइनस करेंगे तो आप इसको यहाँ नीचे भी लिखकर माइनस कर सकते हैं। 1400 के नीचे 1312 लिखेंगे फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 88। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, बस बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को माइनस करके वह संख्या प्राप्त कर लेना है। स्टूडेंट प्रश्न 3 का दूसरा पार्ट है। इस प्रश्न में कहा गया है मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं। हमें बताना है कि यदि मोहन के पास 157 रुपये हैं और सरला के पास 72 रुपये हैं, तो हमें यह बताना है कि मोहन के पास इस सरला से कितने रुपए अधिक हैं। तो हम मान लेते हैं सरला से x अधिक रुपए इस मोहन के पास हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सरला के पैसों में x जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर 72 इसके साथ प्लस में हो गया, अब बराबर के इस तरफ यदि लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 157 माइनस हो जाएगा 72 और इस तरफ बचेगा x। तो यहाँ पर जब 157 में 72 को माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ चुका है, 85। और यहाँ पर x हमने माना था कि सरला से x रुपये अधिक मोहन के पास पैसे हैं, मतलब सरला से 85 रुपये अधिक मोहन के पास पैसे हैं। इस तरह के प्रश्नों में भी हमें कुछ नहीं करना होता है, जो बड़ी संख्या है उसमें भी हमें छोटी संख्या को माइनस करके इसका आंसर प्राप्त कर लेना होता है। स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 3 का अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट। इसमें कहा गया है 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। यहाँ पर हमें बताना है कि कंचों की संख्या 72 है,
मतलब 72 कंचे हैं और इनको हमें 6 विद्यार्थियों में बांटना है। तो बांटने का मतलब होता है भाग देना, बांटना मतलब भाग देना, भाग करना उनके। तो यहाँ पर हमें 6 विद्यार्थियों में बांटना है 72 कंचों को, तो हम 72 में 6 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जब 72 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर 6 एकम 6, एक बार में हमारा 7 को जब कैंसिल करेंगे तो एक बार में यहाँ पर 6 तक पहुँचे, 6 एकम 6। लेकिन यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 7 में एक बच गया फिर भी, क्योंकि 6 एकम 6, 6 तक ही पहुँच पाए। तो एक बच गया तो इधर बन जाएगी संख्या 12। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, अगले बार में यह 12 पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो हमने जब 6 का भाग 72 में दिया तो यहाँ पर भागफल में 12 प्राप्त हो गया। मतलब एक विद्यार्थी को 12 कंचे मिलेंगे, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी को 12-12 कंचे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसके आंसर में लिख देंगे 12-12 कंचे। यहाँ पर 12 - 12 यह नहीं है, यहाँ पर 12-12 कंचे लिखा गया है, जो कि हर एक विद्यार्थी को मिलेंगे। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 3 के चौथे पार्ट में कहा गया है, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न में यह कहा गया है कि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, अर्थात हिना आमिर से ऊंचाई में दुगनी है। तो यदि हम आमिर को 1 मान लेते हैं कि वह 1 मीटर ऊंचा है, तो हिना कितनी हो जाएगी? 2 मीटर ऊंची। यहाँ पर हमने मीटर को मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आ चुके हैं। इस प्रश्न में सत्य असत्य लिखिए, यह कहा गया है। इसके पहले पार्ट में कहा गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। यहाँ पर एक आकृति दी हुई है वृत्ताकार, और इस आकृति में 4 भाग किए गए हैं। इन 4 भागों में से यहाँ पर 3 भागों को भरा गया है, अर्थात छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर हमें छायांकित भाग की भिन्न बताई गई है कि 3/4 है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो टोटल भाग होते हैं आकृति के समान, तो समान यहाँ पर 4 भाग हैं, 1 2 3 4, इनके 4 बराबर बराबर भाग किए गए हैं। तो टोटल भाग नीचे लिखे जाते हैं, और यदि छायांकित भाग की भिन्न हमें दर्शाना है तो छायांकित भागों को गिन लेते हैं, कितने हैं? तो 1 2 3, 3 भाग छायांकित हैं इस आकृति के, तो 3/4 इसके छायांकित भाग की भिन्न हो जाएगी, जो कि कथन में बिल्कुल सत्य कहा गया है। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा भाग है। इस पार्ट में कहा गया है 4/5 भागे 8/10 का मान 2 होगा। तो स्टूडेंट, यह कथन बिल्कुल असत्य कथन है, इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो बटे वाली संख्याओं का भाग, अर्थात भिन्नात्मक संख्याओं का भाग करने के लिए हम पहली वाली जो संख्या है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो 4/5 को एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद जो अगली संख्या है तो वहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है, तो भाग की जगह पर हमें गुणा का चिन्ह लगाकर अगली संख्या को लिखना है। और गुणा का चिन्ह जब हम लगाएंगे भाग की जगह पर, तो हम जो अगली भिन्नात्मक संख्या उसको पलट देंगे, अर्थात अंश को हर बना देंगे और हर को अंश। तो यहाँ पर अंश 8 दिया गया है और हर में 10 दी हुई है यह संख्या, तो इसको जब पलट देंगे तो यह 10/8 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 चौको 40 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर भी 8 पंचे 40। अब यहाँ पर अंश व हर में 40-40 दी हुई हैं, तो यहाँ पर 40-40 से एक बार में ही कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 40 में 40 का मतलब एक सी संख्या में जब एक सी संख्या का भाग देंगे शून्य को छोड़कर, तो वहाँ पर भागफल 1 ही आता है, अर्थात 40 में 40 का भाग देंगे तो एक बार में यह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर 1 था, लेकिन इस कथन में इसका करेक्ट आंसर 2 कहा गया था, जो कि बिल्कुल असत्य है। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले पार्ट में कहा गया है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत खाली स्थान होगी। इसमें यह बताया गया है कि जो मोटरसाइकिल की कीमत है वह साइकिल की कीमत से 10 गुना है, मतलब साइकिल की कीमत जितनी है उसमें यदि 10 का गुणा कर दें तो वह मोटरसाइकिल की कीमत के बराबर आ जाएगी, क्योंकि साइकिल की कीमत कम होगी और मोटरसाइकिल की कीमत अधिक होगी। अब यहाँ पर मोटरसाइकिल की कीमत दी हुई है 60,000 रुपये, तो यहाँ पर 60,000 लिख देंगे।
तो यहाँ पर साइकिल के साथ 10 का गुणा है। अब यहाँ से जब ये 10 इस तरफ आएगा बराबर के, तो यहाँ पर 60,000 के भाग में आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या बराबर के उस तरफ जब जाती है तो भाग में चली जाती है। अब यहाँ पर जब इसका भाग देंगे तो एक शून्य से एक शून्य लास्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का भाग जब इसमें देंगे संख्या में तो यहाँ पर 6,000 ही आएगा। तो 6,000 यहाँ पर एक साइकिल का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो खाली स्थान में हम भर देंगे 6,000 रुपये। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है 5,728 में 7 का स्थानीय मान खाली स्थान है। तो यहाँ पर हमें इस संख्या का स्थानीय मान बताना है 7 का। तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या को एज इट इज लिख देंगे। 7 है तो इस अंक को 7 ही लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस अंक के बाद कितनी संख्याएं और हैं। तो यहाँ पर 1 2, इस 7 के बाद यहाँ पर 2 अन्य अंक हैं, तो यहाँ पर हम इनको 0 बना देंगे। तो इस प्रकार से 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान 700 प्राप्त हो चुका है। अब यदि मान लीजिए हमें इस 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम 5 को एज इट इज लिखेंगे और इसके बाद जितने भी अंक हैं उनको शून्य बना देंगे। तो 5 के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, तो इन अंकों को शून्य बना देंगे। तो यहाँ पर 5,000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा 5 का, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक थे तो तीनों को 0 बना दिया लास्ट वाली अंकों को। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना होता तो 8 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 8 को एज इट इज लिखते और हम देखते 8 के बाद और कितने अंक हैं। तो यहाँ पर 8 के बाद एक भी अंक नहीं है, तो हम यहाँ पर 8 के बगल में एक भी 0 नहीं लिखेंगे, अर्थात 8 का स्थानीय मान 8 ही हो जाएगा। लेकिन हमें इस संख्या में केवल 7 का स्थानीय मान बताना था, तो 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में 700 भर देंगे। स्टूडेंट, अब इसका अगला पार्ट है तीसरा पार्ट। इसमें कहा गया है 3/5 में 1/5 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3/5 में हमें 1/5 को घटाने पर जो इसका आंसर आएगा उसको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर हम घटाते हैं जब, तो देखते हैं भिन्न वाली संख्याओं को घटाने से पहले कि इनके बटे में क्या है। तो इनके बटे में देखिए हर में 5 दिया हुआ है, एक सी संख्या दोनों भिन्न वाली संख्याओं के बटे में दी हुई है। तो यहाँ पर जब एक सी संख्या दोनों भिन्नात्मक संख्याओं में दी हुई होती है तो उनका जो लघुत्तम होता है वह स्वयं एक ही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर एक संख्या क्या है, 5 है, तो हम 5 को ही इसके एलसीएम में लिख लेंगे। इसके बाद जो ऊपर वाली संख्या होती हैं उनको एज इट इज उतार देना होता है जिस चिन्ह के साथ होती हैं। तो यहाँ पर 3 है और इसके बाद माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो प्लस का चिन्ह लगा देते। इसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 को भी एज इट इज लिखेंगे। लेकिन इस विधि का यूज तभी करेंगे जब हमारा हर में एक सी संख्या हो। तो यहाँ पर हर में एक सी संख्या 5 थी तो हमने इसका यूज कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में से इसको माइनस करेंगे 1 को, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और बटे में 5 एज इट इज है। तो इसका करेक्ट आंसर 2/5 आ जाएगा। तो खाली स्थान में 2/5 भर देंगे। स्टूडेंट, इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है इसमें कहा गया है चौथे पार्ट में 50/7 में शेषफल का मान खाली स्थान होगा। इसमें हमें 50 में 7 का भाग देकर शेषफल का मान बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम 50 में 7 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। तो जब 7 का भाग इसमें देंगे 50 में तो 7 सत्ते 49, या 49 तक पहुँचे हम 7 बार में। तो यहाँ पर जब हमने 7 का भाग 50 में दिया तो 7 सत्ते 49, यहाँ पर 7 बार में 49 आ गया। अब इसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर संख्या उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जब यहाँ पर संख्या खत्म हो जाती हैं, उतारने के लिए कुछ भी संख्या ना बचे, तो उस स्थिति में जो यहाँ पर संख्या बचती है नीचे वही शेषफल मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका शेषफल 1 आ जाएगा। तो खाली स्थान में यहाँ पर 1 भर देंगे। स्टूडेंट, अब इसका जो लास्ट पार्ट है 5वां पार्ट, इसमें कहा गया है 546 गुणा 8 बराबर खाली स्थान। तो यहाँ पर हमें 546 में 8 का गुणा करके बताना है इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर 8 का गुणा कर लेते हैं। तो 8 का गुणा जब इसमें करेंगे 6 में तो 8 छंग 48, 48 का 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 हासिल आ जाएगा। अब हम इस 8 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 चौको 32 और 32 में यह 4 जोड़ेंगे तो 36 बन जाएगी संख्या। अब 36 में यह 6 आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर हासिल
3 आ जाएगी। इसके बाद हम 8 का इस 5 में भी गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और यह 3 और हासिल की जुड़ जाएगी तो यहाँ पर 43 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह 4368 है। तो यहाँ खाली स्थान में 4368 भर देंगे। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। इसमें 2/3 जो यह भिन्न दी हुई है इसमें हमें इस आकृति को छायांकित करना है इस भिन्न के अनुसार। तो हमें 2/3 यह दिया गया है, तो 2/3 को हम इसमें छायांकित करना है। तो छायांकित करने के लिए यहाँ पर जब हम देखते हैं तो टोटल कितने भाग हैं, 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 टोटल भाग हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 3। तो नीचे जो संख्या होती है उसका मतलब होता है कुल भाग। तो यहाँ पर कुल भाग कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, जबकि आकृति में टोटल 6 भाग दिए हुए हों। तो हमें इसके लिए इस आकृति के 3 भाग बनाने होंगे, क्योंकि नीचे 3 ही होना चाहिए। तो इसके 3 भाग बनाने के लिए हम कैसे 3 भाग इसके बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं 2 2 के 1 भाग। 2 का 1 भाग बना लेंगे, मान लेंगे इसको 1 भाग, और 2 डिब्बों का 1 भाग इसको बना लेंगे, और 2 डिब्बों का 1 भाग इसको बना लेंगे। तो इस तरह से आप 3 भाग इसके बना सकते हैं, 6 डिब्बों के 2 2 करके 3 भाग बना सकते हैं। इनमें से हमें 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, इन 3 भागों में से 2 भागों को छायांकित करना है, क्योंकि छायांकित भाग की भिन्न हमें इसमें दर्शाना है। तो 2 भागों को छायांकित मतलब 2 भागों को भर देना है। तो आप इन डिब्बों को इस तरह से भर देंगे। हमने क्या किया, इन 6 डिब्बों को 3 भाग में बांट दिया। 3 भाग में बांट दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर बटे में संख्या 3 थी। तो 3 भाग में हमने 2 2 के डिब्बे को 1 भाग मान लिया, 2 डिब्बे को 1 भाग, 2 डिब्बों को 1 भाग, और इन 2 डिब्बों को 1 भाग मान लिया। तो टोटल 1 2 और 3 भाग मान लिए 2 2 के। इसके बाद हमने 2 भागों को भर दिया, क्योंकि 2 भागों को छायांकित करना था। तो 2 भागों को भर दिया और यहाँ पर 1 भाग बच जाएगा। अब तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से आकृति को भर देना है। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो हमें इस संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप में इसको किस तरह से लिखते हैं उसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रसारित रूप में जब हमें किसी संख्या को लिखना होता है तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है कि जो संख्या का पहला अंक है उसको लिख लेना है। पहले पहला अंक है 1, तो इस 1 को लिखकर इसके बाद देखना है इसके बाद कितने अंक हैं। तो 1 2 3, 1 के बाद 3 अंक हैं तो इनको 0 बना देंगे तीनों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर अब अगले अंक के पास आते हैं। तो अगला अंक है 2, तो अब 2 को भी एज इट इज लिख लेते हैं और इसके बाद जितने अंक हैं उनको 0 बना देते हैं। तो 2 के बाद टोटल 2 अंक हैं, 3 और 4, यह 2 अंक हैं तो इनको 0 बना देंगे। तो यहाँ पर 2 अंकों को 0 बना देंगे तो यह हो जाएगी 200 संख्या। अब हम 3 पर आ जाते हैं। 2 के बाद अगला अंक है 3, तो यहाँ पर 3 को भी एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितने भी अंक हैं इनको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो यहाँ पर 1 अंक है तो इसको 0 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। तो 4 को एज इट इज लिखेंगे। अब 4 के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, 1 भी अंक नहीं है तो इसमें हम 1 भी 0 बाद में नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 ही एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर 1234 का प्रसारित रूप यह हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 8 पर आ चुके हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया है 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है। अब हमें इसमें 15 पेनों की कीमत बताना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक एक नियम का यूज करेंगे। एक एक नियम में हमें यह करना होता है कि सबसे पहले जितनी भी वस्तुओं का मूल्य दिया गया होता है उनमें से हम एक वस्तु का मूल्य सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं। इसके बाद जितनी भी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना होता है हम उसको बाद में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 4 पेनों की कीमत 20 रुपये दी हुई है तो हम सबसे पहले एक एक नियम के अनुसार हम एक पेन की कीमत ज्ञात करेंगे। तो एक पेन की कीमत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है इस 4 में यदि हम 1 का गुणा कर दें तो 1 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 इस 1 के साथ गुणा में है तो यहाँ से 4 जब उस तरफ चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 पेन।
एक पेन की कीमत बराबर 20 है इधर, तो 20 के बटे में यह 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर इसके साथ गुणा के संबंध में था, तो गुणा वाली संख्या बटे में आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो बटे में 4 आ जाएगा, तो 4 का इसमें भाग देंगे, तो 4 पंचे 20। तो यहाँ पर एक पेन की कीमत कितनी आ चुकी है? 5 रुपये। अब 5 रुपये हमें एक पेन की कीमत पता चल चुकी है। अब हमें ज्ञात करना था 15 पेनों की कीमत, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 पेनों की कीमत बराबर 5 गुणा 15। हमने एक पेन की कीमत से 15 का गुणा कर दिया, तो 15 पेनों की कीमत पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 15 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, तो यहाँ पर 75 रुपये हो जाएगी 15 पेनों की कीमत। स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 9 में कहा गया है संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें बताना है संख्या 532 में क्या घटाने पर 452 प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, तो जब हमें कोई संख्या पता नहीं होती है तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि इस 532 में x घटाने पर 452 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने x को घटा दिया इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस x को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे और इस वाली संख्या को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर 532 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर यह 452 इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर यह संख्या प्लस में है अभी, अब इस तरफ आने पर माइनस में हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा -452। इसके बाद यह संख्या यहाँ माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी x, प्लस की संख्या हो जाएगी, प्लस का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, 532 में 452 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2 में से यह 2 माइनस हो जाएगा, पीछे में से पीछे वाली संख्या, तो यहाँ पर 0 बचेगा। इसके बाद यहाँ 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो इसको 13 बना लेंगे, इससे उधार ले, तो यहाँ पर 13 में से 5 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 8, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 बचा था, क्योंकि इस संख्या ने इससे उधार ले लिया, तो यहाँ पर 4 में से अब इस 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ चुका है? 80 आ चुका है। तो इस प्रश्न के आंसर में हम यह लिख सकते हैं कि संख्या 532 में 80 घटाने पर 452 प्राप्त होगा। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर इस प्रश्न में हम मान लेते हैं कि x में 126 जोड़ने पर 676 जो यह संख्या है यह प्राप्त होती है। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पर x प्लस 126 बराबर 676 लिख दिया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यह संख्या प्लस में है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 676 और यह संख्या माइनस में हो जाएगी 126। अब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6 में से 6 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 0, इसके बाद 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 और यहाँ पर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, मतलब x बराबर 550 आ चुका है। इसका मतलब यह है कि जो x है वह हमने संख्या मानी थी कि x में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब यह है कि 550 में जब 126 जोड़ेंगे तब 676 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि संख्या 550 में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग के बराबर क्या होगा। इसमें हमें 26 के वर्ग में से 25 के वर्ग को माइनस करना है और इसके बराबर हमें बताना है क्या होगा। यह प्रश्न यदि किसी प्रश्न बैंक या फिर किसी बुक में मिसप्रिंट हुआ हो तो उसको आप सुधार सकते हैं। यदि यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस प्रश्न में हमें 26 के वर्ग में 25 के वर्ग को माइनस करना है। तो 26 का वर्ग होता है 676, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 676। यह वर्ग कैसे निकालते हैं? वर्ग हमें जब निकालना होता है किसी संख्या का तो उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देना होता है। जैसे 26 का यदि वर्ग निकालना है तो 26 का 26 में ही गुणा कर देंगे तो इस 26 का वर्ग आ जाएगा और यह वर्ग कितना आ जाएगा? 676। तो इस तरह से आप किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके। यदि 25 का वर्ग निकालना है तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग निकाल आएगा इस तरह से 25 गुणा
25। तो जब 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो 25 का भी वर्ग आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 25 का वर्ग माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस का माइनस रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे 25 का वर्ग 625। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 26 का वर्ग 676 लिख लिया और माइनस एज इट इज, और यहाँ पर 25 का वर्ग 625 होता है, तो इसको भी यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 6 है पीछे संख्या और यहाँ पर पीछे संख्या है 5, तो यहाँ पर 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर जब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर 6 में से इस 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसके आंसर में 51 ही हम लिखेंगे। लेकिन यदि प्रश्न बैंक में इसका आंसर 100 दिया है तो वह आंसर बिल्कुल गलत है, या तो यह क्वेश्चन गलत है, यानी इस क्वेश्चन की जगह कोई अन्य प्रश्न होना चाहिए था, या फिर इसका आंसर गलत है जो प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। लेकिन यदि यह प्रश्न दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर 51 ही होगा। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 12 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 है तो संख्या बताएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या को 12 से यदि भाग दिया जाए तो उसका जो भागफल है, यानी भाग देने के बाद जो आंसर आता है वह 24 आता है और शेषफल में 2 प्राप्त होता है। तो हमें वह संख्या बताना है। तो इसके लिए हम इसमें जो जो कुछ दिया है उसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया था कि 12 से किसी संख्या को भाग करने पर उसका भागफल 24 आता है और शेषफल 2 आता है, तो हमने भागफल और शेषफल को लिख लिया। अब हमें किसी संख्या में 12 से भाग देना है, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को भाजक बोलते हैं, तो भाजक यहाँ पर 12 लिख लिया। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को भाज्य कहते हैं, तो हमें भाज्य पता नहीं है, वही संख्या हमको ज्ञात करना है। तो चलिए उस संख्या को ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो जब उसको चेक करते थे तो इसी सूत्र से चेक करते थे, तो हम इसको पहले से भी जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसका मान रख देंगे सभी का। तो यहाँ पर भाजक दिया हुआ है 12, तो भाजक की जगह इधर 12 लिखेंगे, और गुणा भागफल दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर शेषफल दिया है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद हम जब यहाँ पर सभी चिन्हों को देखते हैं गुणा का और प्लस का, तो इस स्थिति में हमें सबसे पहले गुणा को करना होता है सॉल्व। तो गुणा वाले चिन्ह को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 का गुणा 24 में कर देंगे या 24 का गुणा 12 में कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर 12 चौको 48 हो जाएगा, 48 का 8 हासिल 4 आ जाएगा, तो और 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 4 हो जाएगा 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 28। तो यह संख्या हो जाएगी 288 और प्लस में यह 2 एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 288 में इस 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 290, तो यहाँ पर 290 लिखेंगे। और 290 यह क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब वह संख्या है जिस संख्या में यदि 12 का भाग दिया जाए तो भागफल 24 और शेषफल 2 आता था, तो वह संख्या अर्थात भाज्य के आ चुकी है 290। तो अब आप अंत में यह लिख भी सकते हैं, अतः संख्या बराबर 290। तो स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 13 पर आ चुके हैं। इस प्रश्न में कहा गया है संख्याओं 6, -7, -8, -9, -12 और -10 का योग क्या होगा। तो हमें जो यह संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं का योग बताना है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इनका योग करने के लिए हम इनको जोड़ का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे प्लस -7 है तो -7 को कोष्टक के अंदर लिखेंगे -7, फिर प्लस 8 है तो 8 को भी लिखेंगे, और फिर प्लस माइनस का 9 है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे -9, और इसके बाद फिर प्लस 12 और इसके बाद प्लस -10, तो -10 को कोष्टक में लिख लेंगे इस तरह से। अब इन सभी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है।
तो योग ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इनके जो डबल चिन्ह है कोष्टक के बाहर, इनको एक एक चिन्ह के रूप में लिखेंगे, मतलब इन चिन्हों का इससे गुणा कर देंगे जो दोनों चिन्ह दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जब इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस प्लस जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ माइनस का हो जाएगा 7, क्योंकि इधर माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह का गुणा हो रहा है तो हमेशा माइनस का चिन्ह ही आता है। तो अब इधर कितना आ जाएगा, आगे 8 हो जाएगा और इधर भी माइनस प्लस का गुणा माइनस का आ जाएगा चिन्ह, तो यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा और इधर प्लस का 12 एज इट इज है तो यह एज इट इज रहेगा और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस माइनस वाली संख्या कितनी है और प्लस प्लस वाली संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पहले प्लस वाली संख्याओं को गिन लेते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। तो एक प्लस वाली संख्या 6 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 6 कितनी हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14 में 12 को और जोड़ देंगे तो 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का कितना आ चुका है, 26, तो यहाँ पर 26 लिख लेंगे। इसके बाद अब हम माइनस वाली संख्याओं को देखेंगे, तो यह तो प्लस वाली संख्या थी, अब माइनस वाली संख्याओं को देखेंगे तो माइनस का 7 है और यहाँ पर माइनस का 9 है, तो 9 7 16 हो जाएगा माइनस का, और 10 पहले से दिया हुआ है तो 16 10 26 हो जाएगा माइनस का। फिर से यह माइनस वाली संख्या है, यह संख्याएं प्लस वाली थी, तो माइनस के कितने आ चुके हैं, 9 7 16 और 10 26, तो माइनस के 26 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस के 26 हैं और माइनस के 26, तो यह दोनों घट कर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, मतलब इनका योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 14 में कहा गया है -12 में -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमको -12 में -17 को घटाना है, तो इसको लिख लेते हैं जैसा इस प्रश्न में कहा गया है। इस प्रश्न में कहा गया था -12 में से -17 को घटाना है, तो पहले नंबर माइनस का 12 लिखेंगे और इसके बाद हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हम माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब क्या घटाना है, उस संख्या को लिखेंगे, तो हमें घटाना है माइनस का 17, तो माइनस का 17 कोष्टक के अंदर लिखेंगे क्योंकि यह संख्या पहले से ही माइनस में है और हमें घटाना है, तो घटाने के लिए यह चिन्ह हमने लगा दिया। और क्या घटाना था, -17, तो इस -17 को कोष्टक के अंदर लिख लिया। यह माइनस का 12 पहले से था। अब यहाँ पर डबल चिन्ह हो गए हैं और यहाँ पर कोष्टक भी लगा हुआ है, तो कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर इस चिन्ह का इस चिन्ह से गुणा हो जाएगा, माइनस का माइनस। एक से चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की 12, और यहाँ पर जब इन चिन्हों का गुणा हो जाएगा तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर 17 एज इट इज रहेगा क्योंकि 17 ज्यों की त्यों है, यह संख्या है और इन चिन्हों बस का गुणा हो चुका है तो चिन्ह बन चुका है प्लस का। अब यहाँ पर माइनस का 12 है और प्लस का 17 है, तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा क्या होता है, घटाना होता है। तो हमें क्या घटाना होता है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो बड़ी संख्या 17 में से 12 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब लेकिन यहाँ पर देखेंगे संख्या धन वाली बड़ी है या ऋण वाली, तो यहाँ पर संख्या धन वाली बड़ी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर धन का 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा +5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, -12 में से -17 को घटाना है। स्टूडेंट, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 15 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। यहाँ पर जो छायांकित आकृति दी हुई है उसके अनुसार जो भिन्न बनेगी उसको जोड़कर हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो छायांकित आकृति दी हुई है इसमें एक वृत्ताकार आकृति है, इसमें 4 बराबर भाग किए गए हैं और 4 बराबर भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है। यहाँ पर इतने ही बराबर आकृति यहाँ पर दी हुई है, इसमें 4 बराबर भागों में से 2 भागों को भर दिया गया है, मतलब आधा भाग, और यहाँ पर 4 बराबर भागों में से 3 भागों को छायांकित किया गया है क्योंकि यहाँ पर 2 भाग हैं और यहाँ पर 1 भाग है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल
3 भाग छायांकित हो जाएंगे, तो इसलिए बराबर के यहाँ 3 भाग छायांकित दिए गए हैं। लेकिन अब हमें इसको भिन्न के रूप में लिखकर जोड़ना है। तो जब हमें किसी आकृति को भिन्न के रूप में बदलना होता है, जो छायांकित या फिर अछायांकित भाग दिए हुए हैं उसको भिन्न के रूप में, तो वहाँ पर हम टोटल भागों को काउंट करते हैं। तो टोटल इसमें कितने भाग दिए हुए हैं? टोटल भाग दिए हुए हैं 4। तो 4 टोटल भाग हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 सबसे पहले नीचे, और फिर बटे का चिन्ह इधर लगाएंगे ऊपर। अब यहाँ पर देखें कितने छायांकित हैं, तो छायांकित भाग कितने हैं इधर पर? 1 है, तो 1 इधर लिख लेंगे। इसके बाद प्लस है दूसरी आकृति, तो दूसरी आकृति में भी 4 ही भाग हैं बराबर बराबर। इसमें भी कितने छायांकित किए गए हैं? इसमें छायांकित किए गए हैं 2 भाग, 4 में से 2 भाग। अब बराबर में इसको जब लिखेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 4 लघुत्तम आएगा। तो क्योंकि जब बटे में एक सी संख्या होती है तो लघुत्तम में वही संख्या आ जाती है एज इट इज। और आप यहाँ आकृति में भी देख सकते हैं कि 4 बराबर भाग दिए गए हैं, तो 4 जो टोटल भाग हैं उनको हम नीचे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप इस आकृति से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको जब जोड़ेंगे तो लघुत्तम में 4 ही आएगा, क्योंकि जब बटे में एक सी संख्या होती है तो लघुत्तम में एक बार वही संख्या लिख लेते हैं। जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब बटे में एक जैसी संख्या होती है तो उस समय लघुत्तम एक बार उसी संख्या को लिख लेना होता है, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको एज इट इज उतार लेना होता है जिस चिन्ह के साथ होती है। तो यहाँ पर 1 और प्लस 2, इसको इस तरह से लिख लेंगे, 1 प्लस 2। अब जब इसको जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा? 3/4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/4, क्योंकि 2 में 1 जोड़ा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और बटे में 4। और आप इसके आकृति के बराबर वाले जो भाग दिया हुआ है उसमें भी देख सकते हैं कि 4 बराबर भागों में से 3 भागों को छायांकित किया गया है, अर्थात 3/4 इसका भी आंसर मैच कर रहा है इस आकृति से। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखकर इस तरह से इसको जोड़ेंगे। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 16 में कहा गया है संख्या -37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। यहाँ पर इस प्रश्न में यह कहा गया है -37 में 73 को जोड़ना है और इसके बाद जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या को लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया है -37 में 73 को जोड़ना है, तो -37 पहले नंबर लिखेंगे और इसके बाद 73 को जोड़ना है, तो 73 को लिख लेंगे प्लस में, यहाँ पर 73 लिखेंगे। तो -37 प्लस 73 हमने इस तरह से लिख लिया इसको। अब इसको जब जोड़ेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, क्योंकि यह 73 को जोड़ना था तो प्लस में है यह 73, और यहाँ पर यह 37 माइनस में है। तो जब अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? हमेशा घटाना करते हैं। तो घटाना कैसे करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 73 और छोटी संख्या है 37, तो यहाँ पर 73 में 37 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर 3 में से 7 को घटाएंगे, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर 7 से यह 3 एक उधार ले लेगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 13। अब 13 में से यह 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 7 6 13, तो इधर कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। लेकिन यहाँ से इस संख्या ने इससे उधार ले लिया था तो इधर 6 बचाया। अब यहाँ पर 6 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, क्योंकि इस तरफ वाली संख्या को घटा रहे हैं तो इसी तरफ इसका आंसर लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे प्लस वाली संख्या बड़ी है या माइनस वाली, तो यहाँ पर आप देखते हैं प्लस वाली संख्या बड़ी है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। यदि माइनस वाली संख्या बड़ी होती तो आंसर माइनस में आता, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? प्लस का 36। स्टूडेंट, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 17 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में पुनः कहा गया है सही जोड़ी मिलाइए। तो इस प्रश्न में हमें सही जोड़ी मिलाना है प्रश्न 2 की तरह, लेकिन इस प्रश्न में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए हम इसके आंसर सॉल्व करके लिखेंगे। इसके जो राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इस कारण से हम इसके आंसर को सॉल्व करके ही मिलान करेंगे। यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको ही लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें पहला जो पार्ट दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है 0.5 गुणा -7.4, तो इसको सॉल्व करके फिर इसका आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले पार्ट में दिया हुआ है 0.5 गुणा -7.4, तो इसका गुणा करना है, इसके बाद इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जब दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो सबसे पहले दशमलव को ध्यान नहीं देते हैं, संख्या का ही सीधे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 0.5 है तो इसको हम
5 ही मान लेते हैं, 0.5 मतलब 5। तो यहाँ पर 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 का शून्य हासिल 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 7 पना 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, क्योंकि यह हासिल बचा था तो इधर लिखेंगे 37। लेकिन यह संख्या माइनस में है, यह संख्या प्लस में है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा माइनस। लेकिन यदि यह संख्या प्लस में होती तो यहाँ पर प्लस का 37 ही रहता। अब यहाँ पर हमको दशमलव लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दशमलव दिया हुआ था। तो यहाँ पर दशमलव देखते हैं तो इस वाली संख्या में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा है, और यहाँ पर इस संख्या में भी पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा है। तो टोटल यदि देखें तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 इस तरह से। तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा यहाँ पर आगे से। तो हमको लेकिन दशमलव इस तरह इस ओर लगाना है आगे की ओर। तो यहाँ पर यह संख्या कितनी बन जाएगी -3.70। अब यहाँ पर 0 पीछे रखा है तो दशमलव के बाद लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3.7। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -3.7। तो यहाँ लिखेंगे -3.7। अब यहाँ पर जो इसका दूसरा पार्ट है तो इसमें तो सीधे सीधे दिया हुआ है 7 का गुणा 15 में करना है, लेकिन यह दोनों माइनस में संख्या है तो माइनस माइनस का भी गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस का हमेशा गुणा प्लस हो जाता है, क्योंकि एक से चिन्हों का गुणा प्लस में हो जाता है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का गुणा 15 में करने पर 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 105, लेकिन दोनों संख्या माइनस में है इसलिए संख्या यहाँ पर प्लस में ही रहेगी। तो स्टूडेंट अब इसका जो अगला पार्ट है तीसरा पार्ट, इसमें दिया हुआ है 504 भागे -18। तो यहाँ पर -18 का भाग 504 में देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले नंबर 504 और यहाँ पर भाग देना है -18 का। तो -18 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर 18 लिख लेते हैं, क्योंकि भाग देने पर एक माइनस वाली संख्या और एक प्लस वाली संख्या है तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर हम 18 का भाग इसमें दे देते हैं 504 में। तो अब यहाँ पर जब इसका 18 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 अंकों में यहाँ पर संख्या 50 बन चुकी है, और यहाँ पर 2 अंकों में 18 है। तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 से अधिक ना हो। तो 18 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 50 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 18 दूनी 36। तो यहाँ पर 2 बार ही इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 36 तक पहुँचे, अब इस 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14। अब यहाँ पर 14 बचा और यहाँ पर यह 4 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर यह संख्या बन जाएगी 144। अब 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 144 आए या फिर इससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 का पहाड़ा हम जब 8 बार पढ़ेंगे तो 18 8 144 होता है। तो यहाँ पर 8 बार पढ़ने पर यहाँ पर 144 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा शेषफल। लेकिन यहाँ पर संख्या माइनस की थी 18 बटे में, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वह भी माइनस में आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -28, जो इसका भागफल है। तो यहाँ पर लिखेंगे -28। अब हम चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चौथे पार्ट में दिया हुआ है 0.04 बटे 10। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे इस संख्या को, तो बटे में यहाँ पर देखते हैं 10 है, मतलब 1 लिख कर आगे 0 लिखा है। तो हम इस तरह के सवाल को पहले भी देख चुके हैं। इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे बटे वाली संख्या को, तो यहाँ पर ऊपरी वाली संख्या को एज इट इज लिख लेना होता है। तो यहाँ पर 004 एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दशमलव कहाँ था, दशमलव था 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव, मतलब यहाँ था दशमलव। अब लेकिन हमें दशमलव लगाना है और यहाँ पर बटे में 10 है, तो 10 में 1 0 होता है, तो यहाँ पर दशमलव 1 अंक इस तरफ जंप करेगा। यदि 2 0 मतलब 100 होती है संख्या, तो दशमलव 2 अंक को जंप करता इस तरफ हमको दशमलव बढ़ाते जाना है जितने 0 यहाँ पर होते हैं। तो यह दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, 1 अंक जंप करके, तो दशमलव आ जाएगा अब इधर, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों के बाद था दशमलव, तो अब दशमलव 1 अंक और जंप करेगा तो 3 अंक के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 004, लेकिन दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0.004। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.004।
स्टूडेंट अब इसके जो पांचवा पार्ट है उस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 42.64 प्लस 0.36। तो इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। यह दशमलव में है तो पहले नंबर जो आगे दी हुई है संख्या उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो यह है 42.64। अब इस संख्या में हमें जोड़ना है 0.36। तो यहाँ पर जब जोड़ते हैं दशमलव वाली संख्या को तो यह ध्यान देना होता है कि दशमलव की सूद में दशमलव लिखना है। तो यहाँ पर दशमलव है, इसकी सूद में दशमलव लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 6 है तो 3 6 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर 0 है आगे दशमलव के तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और यहाँ अब हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, धन का चिन्ह। तो यहाँ पर 6 4 10, 10 का शून्य आ गया और हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। तो अगले बार में यह हासिल यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 6 3 9 और यह 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10। 10 का पुनः आ जाएगा शून्य, फिर से 1 हासिल बच जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो 2 और यह 1 हासिल हो जाएगा 3, क्योंकि इधर 0 है तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, यह हासिल 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब कोई हासिल नहीं है तो यहाँ पर 4 का 4 रहेगा एज इट इज। तो यहाँ पर 43.00 है तो इसका मतलब क्या है, 43 ही है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, 0 0 है। तो यहाँ पर इसके जो सही आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वह 43 से मैच कर जाएगा। स्टूडेंट चलिए अब हम इसके जो लास्ट पार्ट है, छठवां पार्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है -18/25, मतलब -18 में 25 का भाग देना है। तो यहाँ पर माइनस में प्लस वाली संख्या का भाग देंगे तो आंसर आएगा हमेशा माइनस में, क्योंकि जब एक संख्या अंश या फिर हर माइनस में होती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो यहाँ पर इस माइनस चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, आंसर लास्ट में माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर 18 में 25 का सीधे से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और भाग देना है 25 का, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब क्या करेंगे, हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 से अधिक ना हो। तो 25 का पहाड़ यदि एक बार भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर 25 से कम 25, 18 से अधिक हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 25 शून्यम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 ही बच जाएगा। अब अगले बार के लिए संख्याएं यहाँ पर नीचे आने के लिए कोई संख्या इधर बची नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे और जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हम शून्य रख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य रख सकते हैं, एक एक करके हर एक स्टेप में एक एक शून्य बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 180 से अधिक ना हो। तो 25 से 7 कितना होता है, 175 होता है। तो यहाँ पर 7 बार जब हमने 25 का पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर 175 तक पहुँच चुके हैं। अब इसको माइनस करेंगे 175 को तो यहाँ पर 5 बच जाएगा शेष पर। अब इस 5 में हम क्या कर सकते हैं, शून्य बगल में इसके रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हमने दशमलव लगा दिया है। तो अब दशमलव के बाद हम हर स्टेप में एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 से अधिक ना हो। तो 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 50 तक पहुँच जाते हैं। तो 25 दूनी 50। अब इसको माइनस करेंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा। इस तरह से यह भाग भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका भागफल जो आया है आंसर वह कितना आया है, 0.72। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यह संख्या माइनस में थी तो इसका जो आंसर है वह माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर जब इसका आंसर लिखेंगे तो 0.72 यह तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके पहले माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्योंकि यह संख्या अंश इसका माइनस में था, हर प्लस में था। एक संख्या क्या है, प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 0.72। इस तरह से जो सही जोड़ी के बाएं तरफ जो स्तंभ दिया हुआ था उनको सॉल्व करने के बाद हमें इस तरह से इनके आंसर प्राप्त हुए हैं। स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 18 में कहा गया है, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि रमेश ने बैंक को कितना रुपए ब्याज दिया। उसने 18,500 रुपये उधार लिया था। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज जोड़कर मतलब ब्याज सहित
कुल पैसे 21,360 रुपये बैंक को जमा कर दिए। तो हमें इसमें यह बताना है कि रमेश ने बैंक को ब्याज कितने रुपए दिया है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न में जैसा कहा गया था उसी के अनुसार यहाँ पर हमने जो जानकारी दी हुई थी उसको लिख लिया। यहाँ पर रमेश द्वारा बैंक से उधार लिए गए रुपए 18,500 थे, तो वह हमने यहाँ पर लिख लिए। और रमेश द्वारा ब्याज सहित बैंक को अदा किए गए रुपए, यानी रमेश ने बैंक को कितने रुपए चुकाए थे ब्याज सहित, तो 21,360 रुपये रमेश ने बैंक को दिए थे, अदा किए थे। अब रमेश द्वारा बैंक को दिया गया ब्याज, अब हमें ब्याज निकालना है कि रमेश ने ब्याज कितना दिया था। तो आप यहाँ पर देखिए उसने कितने पैसे लिए थे उधार, 18,500 रुपये। उसने बाद में ब्याज सहित कितने पैसे दिए टोटल बैंक को, 21,360 रुपये बैंक में ब्याज सहित कर्ज चुकता कर दिया उसने इतने रुपए देकर। तो अब हमको यहाँ पर यह बताना है कि उसने ब्याज कितना दिया होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं 18,500 रुपये तो उसने उधार लिया था, लेकिन उसने पैसे कितने दिए, 21,360। तो यहाँ पर उसने ज़्यादा पैसे दिए हैं और कम पैसे लिए थे। इसका मतलब हम ज़्यादा में से जो बैंक में उसने पैसे बाद में चुकाए हैं कर्ज के रूप में, उसमें से यदि हम जो उसने पहले उधार लिए थे उसको माइनस कर दें तो हमें इसका ब्याज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21,360 माइनस 18,500, यह हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या कर देंगे, 21,360 में से 18,500 को माइनस कर देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो पीछे से घटाएंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर 6 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 ही रहेगा। यहाँ 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 बचेगा, क्योंकि इसने उधार ले लिया तो यहाँ पर 0 है तो इसको 10 बना लेंगे इस उधार लेकर। तो 10 में से यहाँ पर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ से यहाँ 1 बचा क्योंकि इसने उधार ले लिया था, तो 1 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया है लास्ट में, 2,860। इसका मतलब है कि 2,860 रुपये जो यह आया है, इतने रुपए ही उसने बैंक को ब्याज के रूप में दिए हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 19 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की थी। स्टूडेंट इस प्रश्न में यह कहा गया है कि शीला ने 12 माह तक बराबर बराबर किस्तें, अब वो पता नहीं है किस्तें कितने कितने रुपए की थी, लेकिन उसने 12 माह तक किस्तें बराबर बराबर किस्तें थीं। जैसे 500 रुपये की किस्त है तो 12 माह तक 500 रुपये ही जमा किए। इसी प्रकार से हमें पता नहीं है किस्त एक किस्त में कितने रुपए उसने जमा किए, लेकिन 12 माह तक उसने किस्तों के रूप में बैंक को कुल 14,400 रुपये जमा किए हैं, मतलब अदा किए हैं। तो हमें इसमें यह बताना है कि उसने जो एक माह में किस्त चुकाई है वह कितने रुपए की किस्त थी, एक किस्त। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न में दिया गया था उसको हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर दिया गया था शीला द्वारा बैंक को अदा किए गए कुल रुपए 14,400 रुपये उसने कुल पैसे चुका दिए थे। और किस्तों की संख्या कितनी है, 12 है, क्योंकि उसने 12 माह तक किस्तें चुकाई हैं। अब हमें बताना है प्रत्येक किस्त में जमा किए गए रुपए, मतलब एक माह की किस्त में कितने रुपए जमा किए गए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल पैसे हैं, टोटल पैसे जितने उसने जमा किए थे उसमें हम किस्तों का भाग दे देंगे। मतलब जितने माह तक उसने 12 माह तक पैसे जमा किए तो 12 का भाग दे देंगे। तो इससे हमें एक किस्त का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14,400 में 12 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 14,400 और बटे लिख देंगे 12, मतलब 12 का भाग दे देंगे। यहाँ पर आप भाग ऐसे भी दे सकते हैं डायरेक्ट, और या फिर आप भाग का चिन्ह लगाकर उसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब 12 का भाग इसमें देंगे तो पहले यहाँ 2 अंकों में देंगे 14 में, तो 12 एकम 12 एक बार तक जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि 14 था, तो यहाँ 2 बच जाएगा तो यह संख्या बन जाएगी 24। तो 12 दूनी 24, 2 बार में 24 तक पूरा पूरा चला जाएगा। इसके बाद 2 जीरो हैं तो 2 जीरो एज इट इज रख दें, क्योंकि 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो लास्ट में आया है इसका जब भाग दिया इसमें, तो यहाँ पर कितना आ गया, भागफल कितना आ चुका है इधर, यहाँ पर आ चुका है 1200। तो यहाँ पर 1200 रुपये क्या है, उसकी एक किस्त का मान है, मतलब उसने एक माह में जो एक किस्त दी है वह 1200 रुपये की दी है। स्टूडेंट अब प्रश्न क्रमांक 20 में कहा गया है प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। इस प्रश्न में हमें यह कहा गया है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग करिए और इसके बाद इस योग में से प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को माइनस कीजिए, मतलब घटाइए। तो वह संख्या जो घटाने के बाद प्राप्त होगी वह संख्या भी लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पहले नंबर कहा गया है 3 सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर 3 सम संख्याओं का पहले योग कर लेते हैं। तो पहली सम संख्या क्या है, पहली सम संख्या 2 है, इसके बाद अगली जो सम संख्या वह 4 है और इसके बाद अगली सम संख्या है वह 6 है। तो प्रथम 3 ही हमको लिखनी थी, तो हमने 2 4 6 इनका क्या कर दिया, योग कर दिया। इसके बाद इस योग में से हमें क्या करना है, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग भी करना है। तो पहली विषम संख्या क्या है, 1 है, इसके बाद दूसरी विषम संख्या कितनी है, 3 है, और इसके बाद जो अगली विषम संख्या वह 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का जो विषम संख्या है उनका भी योग कर देंगे और इसके योग में से इनके योग को माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह भी लगा लिया है पहले से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जोड़ने पर 6 4 10 और 2 12। तो यहाँ पर 12 आ चुका है और इसके बाद यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 और 5 9। तो यहाँ पर 9 आ चुका है। अब यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से हमने प्रश्न बैंक के जो ब्रिज कोर्स वाला टॉपिक है उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।